गैनीमेड परिकल्पना, कार्यकारी सारांश। कॉपीराइट 2021 थियोडोर होल्डन। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में सबसे कमजोर बल परिमाण के 40 आदेशों से है। यह विचार कि गुरुत्वाकर्षण मुख्य रूप से नियंत्रित करता है जो हम आकाश में देखते हैं। तथाकथित गुरुत्वाकर्षण केवल ब्रह्मांड विज्ञान, किसी भी चीज से अधिक सोचने की आदत है जिसे कभी भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वास्तविक जीवन में गुरुत्वाकर्षण को घूमने वाली धूल से सौरमंडल बनाने या एक सर्पिल आकाशगंगा को एक साथ रखने के लिए कहना, स्कूल के सबसे छोटे बच्चे को पावरलिफ्टिंग इवेंट करने के लिए कहने जैसा है। इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। वास्तविक जीवन में यह विद्युत चुंबकीय बल हैं जो गुरुत्वाकर्षण से अधिक मजबूत परिमाण के 40 क्रम हैं जो भारी भारोत्तोलन करते हैं। सोचने की एक और आदत जो गलत साबित होती है, वह है तारों का थर्मोन्यूक्लियर इंजन होना। एक थर्मोन्यूक्लियर फर्नेस स्टार बस ठंडा होता रहेगा क्योंकि आप इसके मूल से और दूर चले गए। हमारा सूरज ऐसा नहीं करता। जब आप सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसी तरह, एक सनस्पॉट एक ऐसा स्थान है जहां सतह की विद्युत गतिविधि टूट जाती है और आप तारे के आंतरिक भाग में देख रहे हैं। यदि हमारा सूर्य थर्मोन्यूक्लियर भट्टी होता, तो एक सनस्पॉट नीला या सफेद होता, न कि काला। सूर्य का आंतरिक भाग सतह की तुलना में स्पष्ट रूप से ठंडा है। जो बात सामने आती है, वह यह है कि तारे मूल रूप से प्रकाश बल्ब होते हैं, न कि थर्मोन्यूक्लियर भट्टियां। तारे प्लाज्मा भौतिकी की घटनाएं हैं, जो ब्रह्मांडीय बर्कलैंड धाराओं द्वारा संचालित हैं। इसमें मुख्य अनुक्रम तारा जैसे हमारा सूर्य और बौना तारे जैसे बृहस्पति और शनि दोनों शामिल हैं। वह कैसे? सभी प्राचीन धर्म प्रकृति में सूक्ष्म थे। प्राचीन देवताओं और हमारे ग्रहों के बीच जिज्ञासु नाम संबंध आदिम है। हमारे अपने युग में खरोंच से एक सूक्ष्म धर्म की खोज करने वाले आदिम हमेशा सूर्य, चंद्रमा और संभवतः शुक्र की पूजा करते हैं। हालांकि सभी प्राचीन धर्मों के दो प्रमुख देवता दो पूर्व बौने सितारे, बृहस्पति और शनि और विशेष रूप से शनि थे। उस प्राचीन वास्तविकता के अवशेष आज भी हमें घेरे हुए हैं। हम अब भी अपने विश्राम दिन को शनि का दिन कहते हैं। प्राचीन रोम में मुख्य धार्मिक त्योहार सैटर्नलिया था। वर्जिल नोट, एनीड कि रोम खुद एक अधिक प्राचीन शहर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था जिसे सैटर्निया कहा जाता है। प्लेटो लगातार एंटीडिलुवियन को क्रोनोस की नरसिंह या शनि के रूप में संदर्भित करता है। हेसियोड और ओविड सहित शास्त्रीय लेखक स्वर्ण युग का उल्लेख करते हैं जब क्रोनोस, शनि, स्वर्ग का राजा था। उसी भाषा में हमारा सूर्य अब स्वर्ग का राजा है। जब एक बौना तारा मुख्य अनुक्रम तारे द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, तो बौना तारा मर जाता है और एक गैस विशाल ग्रह बन जाता है। यह ऐसा है जैसे 200 फुट की बिजली की छड़ एक तूफान में चमक रही थी, जब अचानक एक में लाइटनिंग रॉड कंपनियों का ट्रक लुढ़क गया और कर्मचारी बाहर निकले और 100 फीट दूर 1000 फुट बिजली की छड़ का निर्माण किया। छोटी बिजली की छड़, जो अब किसी भी प्रकार के निर्वहन का केंद्र बिंदु नहीं है, बस बाहर निकल जाएगी और चमकना बंद कर देगी। एक और मजेदार बात जो सामने आई है, वह यह है कि हमारी आकाशगंगा में गैस के विशालकाय ग्रहों के लिए सबसे सामान्य स्थिति यह है कि वे मुख्य अनुक्रम सितारों के काफी करीब हैं, जो अब बृहस्पति या शनि की तुलना में कक्षा में हैं। इसलिए शब्द हॉट जुपिटर है। हमने पढ़ा। इस तरह की चीजों का अध्ययन करने वाले कम से कम एक विद्वान, जॉन कुक ने दावा किया है कि उन्होंने बृहस्पति को पृथ्वी की तुलना में हमारे सूर्य के थोड़ा करीब रखकर गणना की है, जो अब पिछले युगों में है। यह निश्चित रूप से गैनीमेड, बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा को एक बर्फीले बंजर भूमि के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति से एक ताजे पानी के महासागर की दुनिया में बदल देगा। अंतरिक्ष एक प्लाज्मा वातावरण है, न कि निर्वात।
अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्रों में आवेश पृथक्करण होते हैं और उन आवेश पृथक्करणों के कारण हम देखते हैं कि बर्कलैंड धाराएं विशाल क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। वे धाराओं के मुड़ जोड़े हैं जो डीएनए आरएनए स्ट्रिंग्स की तरह दिखते हैं। जहां वे वर्तमान जोड़ी एक दूसरे को पार करती है, वहां विद्युत शॉर्ट सर्किटिंग होती है और जिसे जेड पिंच कहा जाता है, और उन विद्युत चुंबकीय पिंचों में प्लाज्मा को प्रोटोस्टार और सितारों समेत अधिक ठोस वस्तुओं में एकत्रित करने की शक्ति होती है। ऐसी पिंच बिंदुओं पर दिखाई देने वाली ऐसी वस्तुओं के साथ एक बर्कलैंड धारा को हर्बिघारो ऑब्जेक्ट या हर्बिघारो स्ट्रिंग कहा जाता है और शीर्षक बोब की तरह दिखता है, जिसमें सभी शीशे जलते हैं या क्रिसमस ट्री रोशनी की एक स्ट्रिंग खींची जाती है तना हुआ। यह मूल रूप से एक युवा सौर प्रणाली जैसा दिखता है, एक विद्युत चुंबकीय रूप से संरेखित प्रणाली और हमारी वर्तमान प्रणाली की तरह एक परिक्रमा प्रणाली नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर बर्कलैंड धाराएं अपने चुटकी बिंदुओं पर आकाशगंगाओं के तार बनाती हैं। बिल्कुल वही घटना, बस एक अलग पैमाने पर। मानक विज्ञान सिद्धांतों में आकाशगंगाओं के तार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कम से कम इस तरह से तारे बनते दिखाई देते हैं। चट्टानी पिंडों, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों के बारे में क्या? यह कल्पना की जा सकती है कि ऐसे ग्रह हर्बिघारो स्ट्रिंग्स के हिस्से के रूप में भी बन सकते हैं, लेकिन अधिक संभावना है कि यह उस तरह का परिदृश्य है जो इमैनुएल वेलिकोवस्की और अल डेग्राजिया डी वर्णित है, जिसमें ऐसे पिंडों को एक बौने तारे द्वारा विद्युत तनाव से राहत के लिए एक तंत्र के रूप में विखंडित किया जाएगा। इसलिए ट्रॉय मैक्लाचलन की ऐसी बौने तारा केंद्रित प्रणाली की व्याख्या जिसमें पृथ्वी या मंगल जैसे चट्टानी पिंड एक बौने तारे के प्लाज्मा शीट हेलियोस्फीयर के भीतर मौजूद हैं, बाहरी ब्रह्मांड मूल रूप से उस अपारदर्शी प्लाज्मा हेलियोस्फीयर द्वारा उनसे छिपा हुआ है। विचार का एक हिस्सा यह है कि इस तरह के ग्रह में सभी तरफ से आने वाली उज्ज्वल ऊर्जा होगी क्योंकि यह उस प्लाज्मा हेलियोस्फीयर के आंतरिक भाग से उछलता है। आप मृत्यु के लिए स्थिर नहीं होंगे, लेकिन प्रकाश स्पेक्ट्रम का पूरा मध्य भाग बस गायब होगा। आप एक गहरे, गहरे बैंगनी रंग की दुनिया में रह रहे होंगे, जिसे पृथ्वी पर सबसे पुरानी मौखिक परंपराएं, बैंगनी डॉन, के रूप में वर्णित करती हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी दुनिया के जीवों की आंखें बड़ी होंगी। वास्तव में, वे सब किया। डायनासोर और होमिनिड अवशेषों के साथ आप जो विशाल आंखें देखते हैं, वे ऐसे अंधेरे वातावरण के लिए अनुकूलन हैं। उस युग के बचे हुए जीव, टार्सियर, लीमर, उल्लू और इसी तरह की आंखों को बरकरार रखते हैं। निएंडरथल आई सॉकेट हमारी तुलना में बहुत बड़े हैं। डैनी वेंद्रमिनी जैसे सटीक प्रतिकृतियां निएंडरथल को एक शानदार रूप से बगांखों वाला प्राणी दिखाती हैं। डैनी वेंद्रमिनी के पुनर्निर्माण वास्तव में निएंडरथल को एक फर कोट के साथ दिखाते हैं। प्रारंभिक मानव सुई आम हैं, लेकिन किसी को भी पहली निएंडरथल सुई नहीं मिली है, क्योंकि 6 इंच के फर कोट वाले प्राणी को सुइयों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अपने परिवार के पेड़ में ऐसा कुछ होने से चिंतित हैं, तो आप चिंता करना बंद कर सकते हैं। मानव विकास के लिए किसी भी प्रकार के होमिनिड का विचार तर्क के लिए बुनियादी सूंघने की परीक्षा पास नहीं करता है। किसी भी होमिनिड को कभी मानव के रूप में विकसित होने के लिए, उस होमिनिड को जीने, पनपने और जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ खोना होगा। विशेष रूप से, उसे हारना होगा। 1 उसका फर, जबकि हिमयुग चल रहा था। 2 उसकी लगभग सारी रात दृष्टि। 3 उसकी लगभग सभी सूंघने की क्षमता। और वह सब एक भूमि शिकार जानवर के रूप में बनाने की कोशिश करते हुए। बहुत ज्यादा योजना नहीं। रॉब गारगेट, सबवर्सिव आर्कियोलॉजिस्ट, ने नोट किया है कि भले ही आप नाक और आंखों के साथ एक अधिक यौवन या मानवकृत निएंडरथल को खींचने की कोशिश करें, जितना कि हड्डियों से संकेत मिलता है कि उन्हें होना चाहिए, जो आपके साथ समाप्त होता है, वह अभी भी अजीब है। अब,
मनुष्यों और डॉल्फिन के पास उन्नत प्राणियों की तुलना में सबसे छोटे सापेक्ष नेत्र आकार हैं। इस कारण से और कई अन्य, उदाहरण के लिए, कम से कम कुछ विद्वानों, लॉयड पाई ने यह निर्धारित किया है कि मनुष्य इस ग्रह पर उत्पन्न नहीं हो सकते थे। आंखों का आकार वास्तव में गैनीमेड परिकल्पना के लिए मुख्य प्रेरणाओं में से एक है। वे प्रेरणाएं हैं। ग्रहों की दूरी झुकी हुई है। आंखों का आकार। मानव जलीय अनुकूलन। मानव शारीरिक सीमाएं और सुरक्षा आवश्यकताएं। एक्सिस के बारे में बात झुकती है। किसी भी उचित सिद्धांत को देखते हुए कि हमारे जैसा सौर मंडल कैसे बनेगा, आप उम्मीद करेंगे कि ग्रहों के ये स्पिन अक्ष सिस्टम के विमान के लगभग लंबवत होंगे। हमारे सिस्टम में 4 पिंड, हमारे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध, सभी की दूरी 10 डिग्री से कम झुकी हुई है और इस तरह दिखती है। यूरेनस एक विषम गेंद अक्ष झुकाव है, जिसमें अपनी अलग छोटी कहानी शामिल है। लेकिन अन्य 4 मुख्य पिंड, नेपच्यून, शनि, मंगल और पृथ्वी, सभी का लगभग समान 26 अक्ष झुकाव, प्लस या माइनस कुछ डिग्री है। इससे आपको यह विश्वास होगा कि वे निकाय एक बार एक अलग प्रणाली थे और एक समूह के रूप में कब्जा कर लिया गया था, लेकिन फिर आप इस सवाल पर पहुंचते हैं कि एक समूह के रूप में कब्जा किए जाने के बारे में उन 4 निकायों को लगभग एक ही दूरी झुकाव देगा। मूल उत्तर यह है कि वे निकाय अभी भी उस समय हर्विग हारो विद्युत चुंबकीय संरेखण में से एक के रूप में पहले उल्लेख किए गए थे। वे दक्षिण से लगभग 26 के कोण पर सूर्य की प्रणाली के तल में उड़े और जैसे जैसे अलग अलग पिंड बाहर निकले और परिक्रमा करने लगे, वैसे ही सामान्य जाइरोस्कोपिक बल ने उन्हें उस 26 कोण को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अक्ष टिल्ट्स का रूप। जैसा कि आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं, इस सब को उस समय व्यवस्था के भीतर रहने वाले सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। प्रणाली के दक्षिणी भाग पर यह कब्जा उन विभिन्न आपदाओं का मूल कारण था जिनके बारे में आप बाइबल और अन्य प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि उस कैप्चर घटना से पहले हमारी प्रणाली एक दोहरी प्रणाली के रूप में मौजूद थी। सूर्य, बृहस्पति और बुध और बाद में शुक्र से मिलकर एक बहुत ही उज्ज्वल उत्तरी भाग जो एक बिल्कुल नया ग्रह है, और एक बहुत ही अंधेरा दक्षिणी प्रणाली जिसमें शनि शामिल है, जो उस समय एक भूरा बौना तारा था, नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल और संभवतः ऊपर वर्णित अनुसार शनि के साथ संरेखित अन्य पिंड। उस तस्वीर को देखते हुए, और जो हमने अभी अभी मनुष्यों और उनकी छोटी आंखों के बारे में जाना है, आपको कम से कम यह संदेह करना होगा कि मनुष्यों की उत्पत्ति दोहरे प्रणाली के उज्ज्वल भाग में हुई होगी, न कि अंधेरे भाग में। लेकिन यहाँ कहानी के लिए और अधिक जलीय अनुकूलन के बारे में बात, एलिन मॉर्गन ने 100 या उससे अधिक लक्षण सूचीबद्ध किए जिन्हें हम अन्य जलीय स्तनधारियों के साथ साझा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बाहर खड़े हैं। सांस लेने पर स्वैच्छिक नियंत्रण, जो तैराकी और गोताखोरी के लिए एक अनुकूलन है। हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन बंदरों और वानरों के पास यह नहीं है। यही एकमात्र कारण है कि वे चिंपांजी और गोरिल्ला को अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकते, उन्हें बधिर संकेतों का अच्छी तरह से उपयोग करके संवाद करना सिखाया जा सकता है। आमने सामने सेक्स। समुद्री स्तनधारी ऐसा करते हैं, भूमि जानवर आमतौर पर नहीं करते हैं। स्विम स्ट्रोक के लिए अनुकूलित कंधे। तैरने की गति भाला जैसी किसी चीज को फेंकने या एटलेट का उपयोग करने के समान है। मनुष्यों के पास वह है, प्राइमेट और होमिनिड्स ने कभी नहीं किया। यही कारण है कि निएंडरथल जोर देने वाले भाले तक सीमित थे जबकि शुरुआती मनुष्यों के पास एटलाट और भाला थे। गंध की अच्छी समझ का अभाव। सभी भूमि शिकार जानवरों में मनुष्यों की तुलना में गंध की बेहतर समझ होती है, और यदि वे नहीं करते हैं, तो वे बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। एक जलीय स्तनपायी के लिए गंध की भावना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से, एलिन मॉर्गन ऐसे 100 जलीय लक्षणों की तरह कुछ सूचीबद्ध करता है।
एलिन मॉर्गन के जलीय वानर सिद्धांत को दो तरह से देखा जा सकता है। विकासवाद के एक नए संस्करण के रूप में देखा गया, यह बीएस का एक और स्वाद है। मानव अनुकूलन के सिद्धांत के रूप में देखा गया, यह सबसे अच्छा सिद्धांत है जो कभी सड़क पर आया है, लेकिन इसे शिक्षा में कभी भी कोई कर्षण नहीं मिला है, और इसके दो कारण हैं। इस ग्रह पर किसी भी प्रकार के जलीय वानर के रहने का कोई जीवाश्म प्रमाण नहीं है, और इस ग्रह पर कभी भी पानी का एक पिंड नहीं रहा है, जो मनुष्यों के रहने के लिए सुरक्षित हो। पूरी तरह से अच्छा सिद्धांत, इसे होने के लिए बस एक अलग तरह की दुनिया की जरूरत है। एक मूल मानव घर की दुनिया को चार चीजों की आवश्यकता होगी। एक, यह उज्ज्वल होना चाहिए, अपेक्षाकृत छोटी मानव आंखें। 2, यह गर्म होना चाहिए, फर की कमी। 3, इसे गीला होना होगा, जलीय अनुकूलन। और 4, इसे समुद्री राक्षसों और ब्रह्मांडीय विकिरण दोनों से सुरक्षित रहना होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारे सिस्टम के भीतर एक मूल घरेलू दुनिया सिस्टम के उज्ज्वल उत्तरी भाग में होनी चाहिए, न कि अंधेरे दक्षिणी शनि के हिस्से के भीतर। मैंने उल्लेख किया है कि बृहस्पति अन्य पिंडों पर कब्जा करने से पहले सूर्य के करीब हो गया होगा और यह कि गैनीमेड, मंगल से थोड़ा छोटा, उन परिस्थितियों में एक ताजे पानी का महासागर होगा। यह गैनीमेड परिकल्पना की शुरुआत है। गैनीमेड के खारे पानी के विशाल बाहरी मेंटल होने का मानक दावा फर्जी है। गैनीमेड के आसपास बहुत कम या कोई सोडियम नहीं है। जड़ता के अतिनिम्न क्षण के लिए आवश्यक हल्का बाहरी मेंटल झामवा है, न कि पानी का कोई विशाल बाहरी मेंटल। यह स्थान मूल रूप से द्वीपों और झामवा और शानदार वनस्पतियों के तैरते हुए वर्गों के साथ एक पानी की दुनिया थी। गैनीमेड परिकल्पना मानव उत्पत्ति और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति है। रुचि रखने वालों के लिए, सूचना के निम्नलिखित स्रोत रुचि के हो सकते हैं।